आइए देखिए, हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए, आपका जो थर्मल साइंस है, आपका जो थर्मल वाला पोर्शन है, थर्मल साइंस, तो अपनी सिलेबस में 11th में थर्मल है, मतलब थर्मल साइंस बोलो, उसमें 3 चैप्टर है। एनसीईआरटी में देखोगे तो टोटल 3 चैप्टर है। कौन कौन सा? शुरुआत होगा आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद आपको मिलेगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और सबसे लास्ट में मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हालांकि ये 3 अलग चैप्टर नहीं है, सब एक ही है। इस पूरे को बोलते हैं थर्मल साइंस, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं थर्मल साइंस। तो हम लोग इसी सीक्वेंस में कोशिश करेंगे सीक्वेंस को फॉलो करना, पर कई टॉपिक आगे पीछे होगा, तो कुल मिलाकर 15 से 20 दिन लगेगा। आपका ये जो 3 चैप्टर एनसीईआरटी का, ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पर ये है कि थर्मोडायनेमिक्स मोर एंड लेस और केटीजी मोर एंड लेस आप लोग कहाँ पढ़े रहते हैं? केमिस्ट्री में। बात समझ पा रहे हैं? तो अपना 80 to 90% चीजें जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट का अंतर होगा। क्यों यूनिट का अंतर होगा? केमिस्ट्री में जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो कौन से यूनिट में काम करते हैं? सीजीएस में। बात समझ पा रहे हैं? और हम लोग एसआई में काम करते हैं, तो थोड़ी बहुत वहां पे अंतर आएगा। जैसे आर का वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब यूनिट का अंतर और कुछ भी चेंज नहीं। जैसे कोई चीज मैं बोलूं कि वाटर की डेंसिटी 1000 है, वो भी सही है, पर 1000 का यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। कोई बोले 1 है, वो भी सही है, ग्राम पर सीसी में। तो यूनिट चेंज होने से वैल्यू बदल सकता है ऑफ कोर्स, पर कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरीके से जब 12 चालू करेंगे तो 12 में एक चीज पढ़नी है, मॉडर्न फिजिक्स, जो आपको याद होगा सेकेंड पार्ट में, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फिर से 3 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर वहां पे पढ़ते हैं हम लोग ड्यूल नेचर, समझ पा रहे, जिसमें आप पढ़ते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हम लोग पढ़ते हैं एटम्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिर पढ़ते हैं न्यूक्लियस। अब ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 11th में ही पढ़ना है ये सारी चीजें, है ना। पर इसे 12 में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि आप 80 to 90% चीजें केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े रहते हैं। फिजिक्स में दोबारा से उसको पढ़ाना होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम उसी तरीके से इस दोनों में आपका 80 to 90% चीजें जान रहे हो, पढ़े हुए हो, या तो पढ़ लिए या पढ़ोगे, मतलब केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर भी हम लोग अपनी सिलेबस में तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। आप दोनों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। कई पॉइंट आपको कंफ्यूजन भी देगा, जैसे वर्क डन का साइन वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स उधर प्लस इधर माइनस, वो समय कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? तो जो ट्रिक, जो कंसेप्ट मैं फिजिक्स में सिखाऊंगा, उसकी लिमिटेशन फिजिक्स में ही, आप उसको कंपेयर मत करना कि केमिस्ट्री में तो ऐसा सीखे, पता चला कंफ्यूज हो जाओगे। बातें समझ पा रहे हैं? हो सकता है कई चीजें आपको लगेगा जो वर्क निगेटिव, मैं तो ये सोचा था पॉजिटिव कैसे हो रहा है। जो तरीका, जो कंसेप्ट हम बताएंगे, उसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। केमिस्ट्री वाले सर जो सिखाए उसको फॉलो कीजिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा। बातें समझ पा रहे हैं? कुछ तो अलग भी है, तभी तो 2 जगह सिलेबस में। बातें समझ पा रहे हैं? और मैक्सिमम चीजें सेम ही है ना। तो अपना पढ़ने का सीक्वेंस यही रहेगा, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, ये सारी चीजें तो है, पर आप सोचो ये थर्मल वर्ड कहां से आया? तो आंसर है, थर्मल वर्ड जो आया है एक जगह से आया, नाम है टेम्परेचर। थर्मल वर्ड आया कहां से? टेम्परेचर से। तो पहली चीज हमें यही समझना है, टेम्परेचर, ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो मैं अभी बता दिया कौन सा चैप्टर है। अब आपको कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा, मैं टॉपिक करके आगे बढ़ते जाऊंगा पिछले 15-20 दिन, और जब खत्म हो जाएगा थर्मल तो आपका ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो आप ऐसा समझिए, तीनों चैप्टर कंबाइंड रूप से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमें इसमें समझना है टेम्परेचर, बच्चों वाली चीजें। कई बच्चे को 2 चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, टेम्परेचर
एंड हीट। पहले बताओ दोनों सेम है या अलग है? दोनों सेम है या अलग है? क्या लग रहा है आपको? दोनों अलग है। हीट क्या है? हीट है एनर्जी। हीट एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी है। बात समझ पा रहे हैं? कोई चीज को गर्म करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? उसमें क्या देते रहते हैं आप? एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, उसको किसी बॉडी में दे सकते हो, किसी बॉडी से ले सकते हो। एनर्जी ट्रांसफर है ना, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर। बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है। अब ये चाहे अपनी एनर्जी किसी और को दे सकते हैं। कोई दुबला पतला इंसान आया, मतलब कोई ठंडा मिला, कोल्ड, बोला भाई तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, ले लो हमसे, फिर वो उसे अपनी एनर्जी दे देगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी। बात समझ पा रहे हैं? जैसे एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है ना? केमिकल एनर्जी है, ये सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना? सन का आ रहा है, उसको सोलर एनर्जी। सन में ही हीट एनर्जी रहता है, सन में भी हीट एनर्जी है। तो जहां पे भी हीट, समझ पा रहे हैं ना? एक और नाम इसका थर्मल एनर्जी। हीट को एक और नाम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी। ठीक। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? तो बहुत ध्यान से समझिए। टेम्परेचर होता हीट के कारण है। हीट कम ज्यादा करोगे टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, उसमें रिलेशन है। पर टेम्परेचर हीट नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों चीजें अलग है। हाँ, उसी से रिलेट है। बातें समझ पा रहे हैं? जैसे बहुत ध्यान समझिए। अब होता है क्या, ध्यान समझिए। देखो टेम्परेचर को डिफाइन तो ऐसा किए हैं, पहले डिफिनेशन लिख लो, जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं। डिफाइन ऐसे किए, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना? तो लिख लीजिए, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, समझ पा रहे? ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस। दूसरी पॉइंट लिखिए, दूसरी पॉइंट लिखिए, टेम्परेचर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, टेम्परेचर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तीसरा पॉइंट देखिए, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए, थर्मामीटर इज ए डिवाइस, थर्मामीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, थर्मामीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। अब थर्मामीटर बहुत टाइप के स्केल का बना होता है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर आर मेनी स्केल, देयर आर मेनी स्केल यूज इन थर्मामीटर, देयर आर मेनी स्केल, मेनी स्केल, ऐसा करो ब्रैकेट में देखो, मेनी स्केल कौन कौन सा स्केल आप नाम सुने? एक लिखिए डिग्री सेल्सियस, कोमा फ़ारेनहाइट, कोमा केल्विन। ये तीन सबसे फेमस है, ये तीन सबसे क्या है? फेमस। पर बताओ एसआई यूनिट कौन सा है? केल्विन। समझ पा रहे हैं? केल्विन। पर अभी हम लोग बात करते, जैसे अभी आपसे कोई पूछे रूम का कितना टेम्परेचर, तो आप बोलोगे 30 डिग्री या 40 डिग्री। समझ पा रहे हैं? वो 30-40 कौन सा बोल रहे हो? डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हैं? पर आपको जब फीवर होता है तो आप क्या बताते हो? आपको फीवर कितना हुआ? हेलो, आप क्या बताते हो? आपका फीवर कितना हुआ? 100, ऐसा बताते हो 100 डिग्री। पर सोचो 100 डिग्री फीवर होता है क्या आपको? 100 डिग्री पर पानी बॉयल वेपर बन जाएगा,
आपको अगर 100 डिग्री टेम्परेचर आपका बॉडी का हो जाए तो 70% जो बॉडी में फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, आप सूख कर ऐसा हो जाओगे, मर जाओगे उसी समय। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 100 डिग्री टेम्परेचर आपकी बॉडी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं झेल सकता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो होता है 100 फ़ारेनहाइट। 102, 101 बोलते हैं ना, फीवर 102 हो गया, वो 102, 102 क्या है? फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। उस समय आपका पानी पूरा बॉडी पता चला वेपर निकलने लगा, 70% फ्लूइड ही है ना, तो वाटर बहुत सारा हमारे बॉडी में, तो सारा निकल जाएगा बॉडी। इसी तरीके से केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है। तो ये 3 मेन स्केल है। तो हम लोग लिखिए देयर आर मेनी स्केल, है ना, यूज इन मेजरिंग द टेम्परेचर, यूज इन मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने में बहुत सारा स्केल यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल स्केल आर बेस्ड ऑन, all scale are based on freezing point, all scale are based on freezing point and boiling point of water, all scale are based on freezing point and boiling point of water। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है उसको ये करता है ना। अच्छा, अब फिर से आइए, हम लोग, मुझे जो लिखाना था लिखा दिया, पर अभी तक आपके माइंड में ये बैठ गया कि टेम्परेचर है क्या। बहुत ध्यान से समझिए। तो टेम्परेचर क्या है ना, एक मेजरमेंट, एक मेजर करते हैं, हीट को नहीं मेजर करते हैं। हीट का मेजर जो करोगे उसका आंसर जूल में होगा। कोई बॉडी में कितना हीट है, 100 जूल, 200 जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। और टेम्परेचर को मेजर करोगे केल्विन में, एसआई की बात करो तो, या डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट से भी देखो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या है, ये टेम्परेचर बस हम इंडिकेट करते हैं कोई बॉडी कितना गर्म है, कितना हॉट है, समझ पा रहे हैं, और कितना कोल्ड है। एक तरीके से ये भी बोलते हैं कि ये रैंडमनेस का है। जैसे मानो कोई बॉडी है, बॉडी में टेम्परेचर कैसे आता है? ठीक है, तो आंसर है, जैसे मानो बॉडी के अंदर बहुत सारा एटम्स है और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन है फ्री। अब इसको जैसे टेम्परेचर मतलब हीट मिलता है, हीट एनर्जी है, हीट मिलने से अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड होकर फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट है तो सेकेंड में चला जाएगा, अगर मान लो कुछ अपर ऑर्बिट में तो वो लिबरेट हो जाएगा, फ्री स्टेट में आ जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद और ध्यान से समझिए, ये जो एटम है, एटम क्या होगा? एटम भी अपनी जगह नहीं रहेगा, उसका न्यूक्लियस डांस करने लग जाता है टेम्परेचर मिलने, हीट मिलने से एटम वाइब्रेट करने लग जाता है। जैसे मानो ये अभी मार्कर है, अभी आप माइक्रोस्कोप से एक एक एटम को देखो तो क्या लगता है, इसका एटम रेस्ट में होगा या मूविंग होगा? आंसर है मूविंग में है, पर ऐसा मोशन नहीं है, वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह। दुनिया का हर एटम वाइब्रेट कर रहा है, हर न्यूक्लियस वाइब्रेट कर रहा है। कहां से एनर्जी आता है वाइब्रेट करने का? आप ऐसा हिलोगे तो आपको एनर्जी चाहिए ना जी, वो एनर्जी कहां से आता है? आंसर है उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से। इसको 0 केल्विन पे ले जाओ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसीलिए बोलता है 0 से नीचे पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन का मतलब क्या है? जहां पर हर मूवमेंट रुक जाए, फिर एटम एब्सोल्यूट रेस्ट में आ जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो उसके नीचे टेम्परेचर ही नहीं पॉसिबल है। तो फिर से ध्यान समझिए, कोई भी बॉडी को जैसे हीट मिलता है, हीट से एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलने से बॉडी के अंदर जितना भी एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो सब में क्या होना शुरू हो जाता है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब उसमें रैंडमनेस आ गया। वाइब्रेट जरूरी नहीं है, वाइब्रेट ये कई तरीके से कर सकता है। देखो, ये ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसा वाइब्रेशन। बात समझ पा रहे हैं? तो एटम का कोई रूल फिक्स नहीं है कैसा वाइब्रेट करेगा, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है अपनी एक्सिस पे, तो उसका स्पिनिंग भी चेंज होना चालू हो जाएगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि हीट बढ़ने से इसके अंदर रैंडमनेस आ जाता है। सिंपल भाषा में छोटे क्लास में 11 12 में यही वर्ड यूज किया जाता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब अजीब अजीब तरीके से इसमें मूवमेंट होने लगेगा। अब ये मूवमेंट के कारण इसमें टेम्परेचर जनरेट होता है, वही आपको टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जो बॉडी में जितना ज्यादा हीट देंगे उसमें उतना ज्यादा क्या आएगा? रैंडमनेस। उसी रैंडमनेस को मेजर करेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस है, किसी बॉडी में कितना रैंडमनेस आ रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं?
कोई बॉडी में हीट बिल्कुल बंद हो गया, हीट बंद हो गया का मतलब जैसे अब मानो ये रूम में अभी, क्या इसमें हीट अभी दे रहे हैं? आंसर है दे रहे हैं, बहुत सारा हीट दे रहे हैं। ये रूम में बहुत सारा हीट है, बहुत सारा दुनिया में ऐसा सब्सटेंस है जो इस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा। अब पढ़े ना केमिस्ट्री में, रूम टेम्परेचर बहुत चीजें बॉयल करने लग जाता है। तो ये छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है। नहीं टेम्परेचर देने का मतलब है आप कहां पे जाइए? 0 केल्विन पे। जब 0 केल्विन होगा तभी आप बोलेंगे बॉडी को कोई हीट नहीं मिल रहा है। 0 केल्विन के आगे जहां भी जाएंगे उसको हीट मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो टेम्परेचर का मतलब सिंपल है, एनर्जी जो मिलता है, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, उसके कारण बॉडी में जो रैंडमनेस आता है, उस रैंडमनेस का मेजरमेंट का नाम है टेम्परेचर। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो है तो रिलेटेड, क्योंकि टेम्परेचर आया किसके कारण? एनर्जी कारण ही तो, हीट के कारण ही आया। हीट कम कर दो तो उसका रैंडमनेस कम हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? पर दोनों सेम चीजें नहीं है। क्या बातें क्लियर है? दोनों का यूनिट अलग है, नाम अलग है, कैलकुलेशन अलग है, सिंबल अलग है, फॉर्मूला अलग है, सब कुछ अलग है। हीट एक अलग दुनिया है, टेम्परेचर एक अलग दुनिया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, अब टेम्परेचर सीख गए। अब हम लोग दूसरी पॉइंट लिखे, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस बनाए, सिंपल। क्या नाम है? थर्मामीटर। हम लोग यूज किए हैं घर में। गुस्सा क्यों हो रहा है तू? गुस्सा फेंक फाक जैसे मैं बोला थर्मामीटर। तो थर्मामीटर, अब थर्मामीटर अलग अलग स्केल का होता है, 3 स्केल के। इस स्केल पर क्वेश्चन आया है 1-2 बार, तो आइए हेडिंग बनाइए, डिफरेंट स्केल। डिफरेंट स्केल, आप हेडिंग बनाइए, अलग अलग स्केल, और हर स्केल में 3 चीजें, एक चीजें कॉमन रखेंगे, n-fp डिवाइडेड bp माइनस fp। ये होता है कांस्टेंट। ये जो है ये कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, ठीक है? जहां पर n है नेम ऑफ स्केल, यानी किसी भी स्केल में n माइनस, n है जो स्केल का नाम रखना वो नाम रख लो, n माइनस fp। fp मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, fp का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और bp का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो किसी भी स्केल में, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसकी बात हो रही है? वाटर की हो रही है, ये भी याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो जब भी कोई स्केल बनता है, जब भी कोई स्केल बनता है, जैसे समझो आपके पास जो सिंपल स्केल है, ये स्केल कौन सा है? मीटर स्केल। अभी जो हमारे पास स्केल है, ये स्केल कौन सा है? मीटर स्केल। अब ये क्या करता है? लेंथ को मेजर करता है ना, लेंथ मेजर करने के लिए मीटर स्केल बना है, इसीलिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर है। अब इसमें आप जो बोलते हो कि भाई इतनी दूर को हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, ये कैसे डिसाइड हुआ इतना दूर 1 सेंटीमीटर होगा? ये आप जो बोलते हो कि इतना है 1 सेंटीमीटर, इतना है 2 सेंटीमीटर, इतना है 3 सेंटीमीटर, ये पूरा हो गया 6 सेंटीमीटर। आपका छोटा स्केल होता है 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर, ये इतना लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये कैसे फिक्स हुआ? समझ पा रहे हैं? 11th में पढ़े होंगे, हम लोग भी बात किए थे यूनिट डायमेंशन में, ऐसा कन्वेंशन होकर हुआ। इसी तरीके से जैसे हम लोग बोलेंगे कि 30 डिग्री टेम्परेचर, अब कितने को हम 30 डिग्री टेम्परेचर बोलेंगे, कैसे फिक्स होगा? तो इसके लिए रूल बनाया गया कि पहले एक सब्सटेंस लो जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो। तो पूरी दुनिया में कौन अवेलेबल है? वाटर एक जैसा अवेलेबल है। समझ पा रहे हैं? बाकी चीजों का क्वालिटी चेंज होते रहता है, वाटर हर जगह का एक जैसा है, प्योर वाटर है तो, और इजिली अवेलेबल है। हर सिविलाइजेशन इसी के आसपास है, पानी के आसपास तो सिविलाइजेशन डेवलप होता है। अब बोला गया कि दुनिया में कहीं भी चल जाओ, अगर वाटर फ्रीज होगा जिस टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? 0। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? डिग्री सेल्सियस की बात हो रही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, इंग्लैंड में चला जाए, इंडिया में हो जाए या बांग्लादेश में चला जाए, अगर पानी फ्रीज हुआ तो उस टेम्परेचर का नाम क्या हो गया? तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड हो गया। समझ पा रहे हैं? स्केल का शुरुआत। और जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। अभी तक स्केल नहीं बना, पानी बॉयल होने लगा जिस टेम्परेचर पे, उसका नाम क्या रख दिए? 100 डिग्री सेल्सियस।
और हमारे पास दो पॉइंट बन गया, एक 0 और एक 100। अब स्केल बनाना, इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहीं से बन गया स्केल। ठीक है, यही काम अलग अलग साइंटिस्ट किए थे। जैसे ये सेल्सियस के, फ़ारेनहाइट थोड़ा अलग आदमी थे, वो बोले नहीं, जहां पे फ्रीज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, 32, उसको क्या बोलूंगा, 32, और जहां बॉयल होगा उसको बोलेंगे 212, 212। समझ पा रहे हैं? और बाद में 180 डिवीजन कर दिए, है ना। केल्विन क्या किए, बोले नहीं, उसको हम बोलेंगे -273, ऐसा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अलग अलग नाम बदलते चला गया। ठीक है, तो हम लोग एक स्केल बनाते, तीनों स्केल एक साथ समझेंगे, कन्वर्जन आता है एग्जाम में। तो आइए 3 स्केल बनाते हैं एक ही साथ। ठीक है, नीचे मैं लिख रहा हूं, नीचे होगा फ्रीजिंग, तो मैं FP लिख रहा हूं, FP ऑफ वाटर, और ऊपर हमारा BP ऑफ वाटर, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको बोला गया 0 सेल्सियस, और इसको क्या बोल दिया गया, 100 सेल्सियस। अब पूरी जो स्केल है, यानी पूरी जो टेम्परेचर है, उसको टोटल 100 डिवीजन कर दिया गया, टोटल 100 डिवीजन। और इसी का नाम कौन सा स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल। कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं, सारी बातें आप जानते हैं। इसी तरीके से जो फ्रीजिंग पॉइंट था इसको बोला गया 32 फ़ारेनहाइट, और ये जो था इसको बोला गया 212 फ़ारेनहाइट। और दोनों को देखोगे तो इसमें जो बनता है डिवीजन, वो 180 डिवीजन बनेगा, 180 डिवीजन, और इसका नाम रखा गया फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। इसी तरीके से तीसरा स्केल कौन सा बना, केल्विन स्केल। ठीक है, अब केल्विन क्या करते हैं बताओ, आप जानते हैं, इसमें कितना जोड़ देते हैं तो केल्विन बन जाता है 273। समझ पा रहे हैं? तो देखो राउंड फिगर लेते हैं, 273.16, कहीं 15 भी होगा, 16 भी होगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को कोई PhD का थीसिस नहीं कर रहे हैं कि 1516, जो मिल जाए आंसर वही बोलो तुम ही सही हो। 15 मिले बोले बिल्कुल सही, 16 बोले एब्सोल्युटली राइट, जो बोले वही सही। समझ पा रहे हैं? अपने को वो में नहीं जाना है, दोनों सही है, 15 भी लिखा रहेगा और आपको 273.15। आप लोग क्या पढ़े केमिस्ट्री में, कितना, 15? तो ठीक, 1516 दोनों सही है। अब ये केल्विन स्केल, अब इसमें 100 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 373 पॉइंट, जो भी बोलना है 1615। हालांकि राउंड फिगर हम लोग 373 लेंगे कैलकुलेशन में, और इसमें भी राउंड फिगर 273 ही लेंगे। तो यही है। और फिर से इसको कितना डिवीजन तोड़ा गया, 100 डिवीजन में, यहां भी किया गया 100 डिवीजन, 100 डिवीजन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लोगों ने 3 स्केल बनाया टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट से स्केल और केल्विन स्केल। पर सभी स्केल का जो बेस पॉइंट है, बनाने का तरीका है, वो है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे, यानी आपसे कोई बोले कि 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस में कौन ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? या आपसे बोले 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन में ज्यादा कौन है, तो आप बोलोगे सेम है, बस नाम बदल गया। जैसे दोनों एक ही है, पानी पानी है, पर कोई उसको पानी बोला, कोई वाटर बोला, कोई नीर बोला, कोई तन्नी बोला, कोई H2O बोल रहा है, अलग अलग नाम से जान रहा है। सेम इसी तरीके से एक टेम्परेचर को सबने अलग अलग नाम दिया है। हो गया ना? अब देखिए कन्वर्जन कैसे करेंगे। हमें मान लो ये मालूम है, ठीक है, अब दे दिए कि मुझे आपको मैं बोल रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस, बोले एक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तब बदलना पड़ेगा। वो बदलने के लिए ये याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं, पहले इसको याद करते हैं, फिर मैं यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। तो याद क्या करना है, ये है ना एन, एन मतलब नाम, जो जैसे सेल्सियस नाम लेना है तो सेल्सियस यहाँ आ जाएगा, फ़ारेनहाइट तो फ़ारेनहाइट, केल्विन तो केल्विन। तो नेम ऑफ स्केल,
तो n माइनस एफ पी बाई बी पी माइनस एफ पी। समझ पा रहे हैं? दो ही तो पॉइंट ही लेना है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ज्यादा कौन होगा? हमेशा ज्यादा कौन होगा? बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा टेम्परेचर पे। तो नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी को रखना है, तो बॉइलिंग में फ्रीजिंग माइनस करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो नीचे वाला तो याद हो गया, नीचे किसमें किसको माइनस करना है? बॉइलिंग में फ्रीजिंग को, ज्यादा में कम को माइनस करना है। क्लियर सी बात है? समझ पा रहे हैं? और शुरू जो हम लोग नाम रखे हैं, अब माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर लेना। और ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी स्केल में, किसी भी स्केल में। जैसे इस स्केल में आजा लगाना है, तो क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट की वैल्यू माइनस फ्रीजिंग यानी कि 32 डिवाइडेड 212 माइनस 32। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो क्या ये आपको याद हुआ? क्या ये आपको याद हुआ? आप एक बार मुझे सुनाएंगे, क्या है फॉर्मूला? n माइनस एफ पी डिवाइडेड बीपी माइनस एफ पी। ये हमारा कांस्टेंट है। अब आइए इसको यूज कैसे करते हैं ये समझते हैं। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं ये समझते हैं। जब भी कोई भी फॉर्मूला यूज याद नहीं हो, इसका बहुत सारा शॉर्टकट बनाएंगे, पर वो सब आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ बस एक पॉइंट याद रखना है। जैसे चलिए सेल्सियस स्केल के लिए लिखते हैं, तो मैं लिख रहा हूं सी मतलब सेल्सियस स्केल, जो भी रीडिंग हो सेल्सियस स्केल का, माइनस एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिवाइडेड बीपी 100 माइनस 0। ये है कांस्टेंट, ये हर एक में सेम होगा, यानी कि इसमें भी करोगे तो वही वैल्यू आएगा। यानी फ़ारेनहाइट माइनस, ठीक है, इसका फ्रीजिंग 32 डिवाइडेड 212 माइनस 32। ये इसमें भी सेम ही होगा। जैसे केल्विन माइनस 273 बाय 373 माइनस 273। क्या मेरी बात समझ पाए? अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन गया, जहां पे सी क्या है? रीडिंग इन सेल्सियस, एफ क्या है? रीडिंग इन फ़ारेनहाइट। एक में रीडिंग तो दूसरे में मिल जाएगा, या इसमें चाहिए तो इसमें निकाल सकते हो। यहाँ पे सी क्या हो गया? सी हो गया रीडिंग इन सेल्सियस स्केल, एफ हो गया रीडिंग इन फ़ारेनहाइट स्केल, सी हो गया रीडिंग इन केल्विन स्केल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसको ना बहुत इजी करके अलग अलग तरीके से लिखा गया है, पर आप ना ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए जैसे 0 0 हट गया, बहुत चीजें कैंसिल हो जाएगा। इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाया गया बहुत सारा, तो आइए उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म भी बनाते हैं। तो c माइनस 0 c हो गया, 100 माइनस 0 100 हो गया, इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड 212 माइनस 32। क्या हो जाएगा जी? 180 दिख रहा है ना, इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइडेड, ये फिर से हो गया 100। क्लियर है ना? अब 20 से सबको डिवाइड कर दे रही है, तो देखो 20 ये हो गया 5 टाइम्स में, ये हो गया 9 टाइम्स में, तो ये फिर हो गया 5 टाइम्स में। ठीक है, तो देखोगे ये आपको बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, c माइनस 5 इक्वल टू f माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू k माइनस 273 बाय 5। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये इसी का थोड़ा इजी फॉर्मूला हो गया, बना दिए। समझ पा रहे हैं? बाकी सब कुछ सेम ही है। अच्छा, मान लो कोई नया स्केल मिल जाए, यहीं पर एक बात और ध्यान से समझो। मान लो ना एक अननोन स्केल है, एक यहां ध्यान देखो, अननोन स्केल, अननोन स्केल। अब ना हम अननोन स्केल में भी वैल्यू जान सकते हैं। मान लो अननोन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू x है और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू y है, तो आपको दे दे, बोले कि एक अननोन स्केल है, मुझे पता नहीं कौन सा दुनिया में स्केल है, किसी साइंटिस्ट ने नया स्केल बना दिया और वो बता रहा है कि x पे वाटर फ्रीज हो जा रहा है, तो बताओ बॉयल कितने पे होगा? तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूल है कि दुनिया में किसी भी स्केल के लिए ये चीजें कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसी को इक्वल टू कर सकते हैं, जो भी अननोन स्केल जितनी की वैल्यू निकालना है वो कर लेंगे। UN बोल दे रहे हैं, अननोन
स्केल माइनस इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है x, y माइनस x। क्लियर है मेरी बातें? तो ये भी इक्वेट कर सकते हैं, कभी भी इसको इक्वेट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। यहां पे भी मैं लिख देता हूं, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग यहां पे भी इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अननोन स्केल माइनस x बाय y माइनस x। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, इसे ध्यान से देखिए। कभी भी टेम्परेचर का डिफरेंस हो, जैसे डिग्री सेल्सियस, इसका भी गैप 100 ही है, और फ़ारेनहाइट का भी गैप कितना है, सॉरी फ़ारेनहाइट बोलते हैं, केल्विन का भी 100 ही है। तो फ़ारेनहाइट तो अलग है, उसमें तो 180 है, इन इस दोनों में सेम ही रहेगा, मतलब ये लिख लिए थे ना, लो ये हो गया ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट टेम्परेचर का, ये है केल्विन, यानी कि कैलकुलेशन में टेम्परेचर का वैल्यू किस में रखना चाहिए, केल्विन में। पर कभी कैलकुलेशन में आपको ड्यूरिंग कैलकुलेशन आपको जरूरत है टेम्परेचर डिफरेंस का, आपको जरूरत है ड्यूरिंग कैलकुलेशन, जो रिक्वायरमेंट है ये है टेम्परेचर डिफरेंस का, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का वैल्यू हमेशा सेम आएगा, चाहे केल्विन में ले लो या सेल्सियस में ले लो, क्योंकि दोनों गैप हमेशा कितने का है, 100 का है, सेम का है। जैसे कोई बोले एक बॉडी है जिसको 30 डिग्री से हीट किया गया 40 डिग्री में, तो अब डायरेक्ट यहां पर डेल्टा टी निकाल लो, कितना का है 40 माइनस 30 यानी कि 10 डिग्री। और कोई बोले नहीं मैं एसआई में काम करूंगा, बोलेगा वेल एंड गुड, काम कीजिए, इसमें 273 जोड़ेंगे, समझ पा रहे हैं, तो 303 हो जाएगा, और इसमें 273 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 313। अब फिर से इसका जब मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है, अब मैं इसमें फिर से अगर इसका डेल्टा टी निकालूं केल्विन में भी, तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा 10 केल्विन, दिख पा रहे हैं। तो कहना है कि कभी भी कैलकुलेशन अगर डिफरेंस का करना हो, चूंकि स्केल का दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों में 100 का ही डिफरेंस है, तो वैल्यू सेम आएगा। तो जरूरी नहीं है जब भी हमारा रिक्वायरमेंट टेम्परेचर डिफरेंस का होगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर जबरदस्ती 273 जोड़ना फिर माइनस करना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो गैप होगा वही ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर सेम वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू फॉर किसमें, सेम वैल्यू फॉर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। ये नोट कर लीजिए, कई बार जरूरत पड़ेगा, कई बार जरूरत पड़ेगा। एक पॉइंट यहीं पे लिखिए, एक चीज होती है पायरोमीटर, नाम सुने, बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर, वो भी एक थर्मामीटर ही है, पर उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये सारी चीजें अलग है, ठीक है। तो एक पॉइंट सिर्फ लिख लीजिए, एक तो लिखिए पायरोमीटर, लिखिए पायरोमीटर, 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 पायरोमीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर, pyrometer is a special type of thermometer used for measuring very high temperature, used for measuring very high temperature like temperature of sun, like temperature of sun। अब सन का जो टेम्परेचर मेजर किया गया कौन से थर्मामीटर से, ये सब थर्मामीटर से मेजर हुआ, वो कौन से होगा, पायरोमीटर से, है ना। या जैसे जहां पे मानो न्यूक्लियर वगैरह होता है, तो न्यूक्लियर का जो रिएक्टर होता है वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, वहां पर ये कोई थर्मामीटर काम नहीं करेगा, पायरोमीटर काम करेगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है,
क्या माइनस में टेम्परेचर पॉसिबल है? ध्यान समझिए, टेम्परेचर का मतलब क्या है? रैंडमनेस। सिंपल समझो, टेम्परेचर का क्या मतलब है? रैंडमनेस। तो माइनस रैंडमनेस का कोई मतलब नहीं है। तो जो ओरिजिनल, इसीलिए ना केल्विन को बोला गया एसआई यूनिट, एसआई में या साइंटिफिक यूनिट, इसीलिए केल्विन लिया गया, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इसीलिए नहीं लिया गया। कंसेप्ट क्या है? टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर है किसी भी बॉडी में थर्मल या हीट एनर्जी कारण उसके अंदर कितना रैंडमनेस आया। तो किसी के अंदर निगेटिव रैंडमनेस नहीं आ सकता। अरे कोई बॉडी या तो मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा, निगेटिव मूवमेंट क्या होता है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इलॉजिकल बात है। तो टेम्परेचर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। किस में? केल्विन में। इसलिए केल्विन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0 केल्विन। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, केमिस्ट्री में बोलते हैं ना ऐसा, इसीलिए उसको ऐसा यूनिट माना गया। पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा जनरल स्केल, वो साइंटिफिक स्केल नहीं है। क्लियर है ना? तो लिख लीजिए, लिखिए, निगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, negative value of temperature is not possible on Kelvin scale, on Kelvin scale, on Kelvin scale, है ना? केल्विन स्केल में निगेटिव पॉसिबल नहीं है। जीरो, जीरो बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, ओके, इससे यहीं तक रहो। आइए क्वेश्चन एक दो करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, तुम बेसिक क्वेश्चन, बेसिक लिखिए। लिखिए, ऑक्सीजन बॉयल्स एट -180 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन बॉयल्स एट -180 degree Celsius, then find its corresponding value, in Fahrenheit. In Fahrenheit. कुल मिलाकर -183 डिग्री सेल्सियस को किस में बदल देना है? फ़ारेनहाइट में। चलिए बदलिए, -183 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदल देना है। हाँ जी, आ गया ना? कितना आ गया? माइनस, लो ये सारा क्वेश्चन फॉर्मूला पुटिंग क्या कर रहे हो? अब माइनस में नहीं आया। हाँ, कितना है? 292 या 7। ठीक है, जो आया ठीक है, कैलकुलेशन ही है। समझ पा रहे हैं? फॉर्मूला आपको सिर्फ रखना है, फॉर्मूला सिर्फ रखना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में करना है। देखो फॉर्मूला क्या है सब, अगर देखो ओरिजिनल करना है तो ओरिजिनल भी कर सकते हो। हालांकि हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे, C/5 आ गया था या F/32/9 आ गया था। समझ पा रहे हैं? यहां से भी कर सकते हो, ओरिजिनल फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, हमें डिग्री सेल्सियस में दिया -183/5, क्या हो गया? 180 या 183? 180 लिख के, इसीलिए आंसर नहीं मिला। मैं 183 है। ओके, कोई बात नहीं। और माइनस एफ तो हमें निकालना है, ये 32/9, यहां से एफ का वैल्यू निकाल देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। लिखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, the freezing point and boiling point of water, freezing point and boiling point of water in unknown scale, is 39 and 239, 39 and 239। तो कोई अननोन स्केल है, पता नहीं कौन सा स्केल है। उसमें पानी जहां पे फ्रीज हुआ उसका नाम क्या रख दिया? 39, और जहां पे बॉयल हुआ उसका नाम क्या रख दिया? 239। ठीक है, फुल स्टॉप लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 39, इस वाला लिखे ना, फिर 30 मत बोल देना, 39 डिग्री सेल्सियस
इन अननोन स्केल, इन अननोन स्केल। तो बोल रहा है कि 39 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू ये नए स्केल में कितना होगा। फिर से उसी तरीके से लगा दें, एकदम बेसिक से जाएंगे। बेसिक क्या था, हमें सेल्सियस में बदलना है ना। सेल्सियस माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0 इक्वल टू अननोन स्केल, अननोन का वैल्यू माइनस इसका फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कितना है 39 बाय इसका बॉइलिंग 239 माइनस 39। क्लियर है ना। ये हो गया C बाय 100 इक्वल टू अननोन वैल्यू माइनस 39 बाय 239, 39 गया 200। क्लियर है। अब हमें सेल्सियस में कितने का वैल्यू बदलना है 39 का। सेल्सियस का वैल्यू भी रखो 39, तो 39 बाय 100 इक्वल टू अननोन स्केल का वैल्यू माइनस 39 बाय 200। अब इसको कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, तो कर लीजिए जल्दी से। बहुत मुश्किल जैसा नहीं है, कर लीजिए। अननोन स्केल, अननोन स्केल कितना आ गया जी 117। ठीक है, तो अननोन का वैल्यू आ गया 117, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू इस नए स्केल में आएगा 117। आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। ये आपका 2008 का अपनी AIPMT का ही है। 2008 में नीट नहीं हुआ करता था, AIPMT हुआ करता। उसके बाद भी कई बार आया, मेरे पास पुरानी नोट्स है तो पुराना मेरे पास क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट in X and Y scale is, freezing point in X and Y scale, दो स्केल है, एक का नाम X स्केल, एक का नाम Y स्केल। freezing point in X and Y scale is 15 and 25 respectively, 15 and 25 respectively। तो दो स्केल है X और Y जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 15 और 25। ठीक है, फुल स्टॉप। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 75 एंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 75 एंड 125, 75 एंड 125 रिस्पेक्टिवली, 75 एंड 125 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द रीडिंग इन Y स्केल, फाइंड द रीडिंग इन Y स्केल। दो स्केल है ना X एंड Y, तो हमें Y स्केल में चाहिए। फाइंड द रीडिंग इन Y स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 करस्पॉन्डिंग टू 60 वैल्यू ऑफ, करस्पॉन्डिंग टू 60 वैल्यू ऑफ X स्केल, 60 वैल्यू ऑफ X स्केल। तो X स्केल में जब 60 वैल्यू होगा तो Y स्केल में कितना वैल्यू होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही तरीका लगाना है। लगा तो वही रीडिंग जो भी होगा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सारी बीमारी का एक ही उपाय है, पैरासीटामोल। आइए चलिए लगाइए जल्दी से। देखो क्वेश्चन तो अपने ही समझ पाए क्या, आपका हाथ क्यों रुका हुआ है। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ये मान लो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, X स्केल Y स्केल। चलिए फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है 15 और इधर दिया हुआ 25। यही दो चीज तो चाहिए, बाकी जो पूछे सब बता सकते हैं हम। और ये 75 125। ठीक है जी। अब बोला X में 60 है तो इसमें कितना है ये बताइए। अब दोनों में लगा तो फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला क्या होता है जी, मानो X का वैल्यू माइनस X का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो करोगे ना। ये Y में भी यही होगा, Y का वैल्यू माइनस फ्रीजिंग पॉइंट
डिवाइडेड बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब सब कुछ दिया हुआ, वैल्यू रख दीजिए। एक्स में मुझे 60 का वैल्यू करस्पॉन्डिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट 15 है, बॉइलिंग पॉइंट 75 माइनस 15 शुड बी इक्वल टू y का वैल्यू ही निकालना है माइनस इसका फ्रीजिंग 25 और इसका बॉइलिंग 125 माइनस 25 निकाल दीजिए, क्या दिक्कत। चलिए आइए, इसमें कितना हो जाएगा देखो, माइनस करोगे तो कर लीजिए 45 ना, ठीक है, ऊपर 45 नीचे कितना हो गया 60, 50 कैसे होगा जी, 75 में 15 50 कैसे होगा कुछ कर रहे हैं। y माइनस 25 ये 100 है ना, एक देखो एक जीरो कैंसिल कर, यहां से करोगे आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लास्ट एक थ्योरी है, ये भी आया हुआ एग्जाम में, लिखिए ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। आइए एक ग्राफ बनाना है, तो पहले ग्राफ दो, जैसे एक्स और वाई के बीच ग्राफ बनाना है तो कोई एक रिलेशन चाहिए, कोई इक्वेशन चाहिए। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दे y इक्वल टू mx प्लस सी, अब तुरंत ग्राफ बना दोगे। एक रिलेशन दे दिया ना y और x में, स्ट्रेट लाइन बना दोगे। y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, कुछ भी ऐसा मिले तो आप तुरंत बना दोगे, एक डिसीजन ले पाओगे। तो हमें कोई एक रिलेशन तो चाहिए, तो रिलेशन कैसे मिलेगा, रखो क्या है, सेल्सियस माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट बाय इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट। यह c बाय 100 इक्वल टू f माइनस 32 बाय 180। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पूरा सॉल्व करना है करो, नहीं सॉल्व करना है ऐसा भी ठीक है। अब यहां से हम लोग बनाते हैं रीडिंग, मतलब एक कैलकुलेशन। देखो कुछ चीजें तो कैंसिल एटलीस्ट कर ही दीजिए, ओके। अब c को एक साथ रखते हैं, तो c बाय 10 इक्वल टू देखो f बाय 18 माइनस 32 बाय 18। अब 10 को अगर उधर भेज दो तो c इक्वल टू हो जाएगा 10f बाय 18 माइनस 32y इंटू 10 बाय 18। जो भी हो बहुत ध्यान से समझिए, इसको हटा दो, c इक्वल टू f बाय 1.8 सिंपल से माइनस 32 बाय 1.8। अब इसको कंपेयर करो जरा, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अच्छा इसको एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। c इक्वल टू 1 बाय 1.8 इंटू f प्लस माइनस 32 बाय 1.8। अब इसको कंपेयर कीजिए, यही चीजों को मैं अच्छे से लिख दिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ। और ये है y इक्वल टू mx प्लस c। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप कैसा होगा, कितना होगा, c की वैल्यू क्या होगा, ये सब आपको पता है। चलिए जी स्ट्रेट लाइन में जरा बताओ, देखो x y की जगह c है तो मैं यहाँ पे c रख दिया, और यहाँ पर x की जगह हमें क्या आ रहा है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट रख दिया। अब इसमें जो c होता है, c क्या होता है, y एक्सिस का इंटरसेप्शन। बात समझ पा रहे हैं? y एक्सिस पे कहां कट करेगा, क्लियर है ना? y एक्सिस पे कहां कट करेगा, माइनस में, माइनस 32 बाय जो भी वैल्यू हो, समझ पा रहे हैं? यानी कट इधर होगा। लो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कट इधर होगा। अब यहां से भी दो तरीके से ग्राफ जा सकता है, ट्विन ट्विन, दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? ये कब जाएगा, जब स्लोप कैसा हो पॉजिटिव, और ये कैसा हो स्लोप निगेटिव, 90 डिग्री कम 90 डिग्री ज्यादा, समझ पा रहे हैं? तो आपका स्लोप कौन होता है, m पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, यानी कौन सा ग्राफ, ये वाला। तो यानी कि आपका ग्राफ भी आप समझ गए कि इसका ये ग्राफ है, समझ पा रहे? चलिए तो ये आपका ग्राफ हो गया, कैसे कैसे आया देख लीजिए। यहां पर बच्चा हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ,
वो टॉपिक का नाम था टेम्परेचर, थर्मोमेट्री इसको ऐसा बोलते हैं, थर्मोमेट्री, है ना। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। तो हेडिंग बनाइए थर्मल एक्सपेंशन। अब अभी तक जो पढ़े आगे कोई काम नहीं आएगा, ये एकदम सेपरेट टॉपिक था। कई बार 4 साल 5 साल पर एक बार क्वेश्चन आता है, बस यही एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा, समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं, फैलना, जूम होना, सिंपल सा बात, समझ पा रहे हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन कुछ ऐसा ही एक्सपेंशन है जैसा आप मोबाइल में किसी अच्छी पिक्चर को जूम करते हो, वो भी आप क्या करते हो, एक्सपेंशन करते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये दिमाग में बैठाना, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे। थर्मल एक्सपेंशन मतलब फैलना, हेलो, एक्सपेंशन का मतलब फैलना। कोई चीज कैसे फैलता है, सेम उसी तरीके से जैसे आप मोबाइल में किसी पिक्चर को फैलाते हो। अब वो कोई पिक्चर छोटा है, आपको लगे नहीं बड़ा करके देखना, इनलार्ज, तो ऐसा फैला देते हो ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। फैलाते समय ऐसा होता है क्या, आंख कम फैला नाक ज्यादा फैल गया, ऐसा होता है क्या, एक जैसा पूरा पिक्चर फैलता है। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में और बच्चे ने गलती किया है। क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, एक मेटालिक प्लेट है, उसमें एक होल किया हुआ है, उसको हीट किया गया तो प्लेट का साइज बढ़ेगा। बच्चा बोला हाँ बढ़ेगा। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि प्लेट का साइज जब बढ़ता है तो होल का साइज छोटा हो जाएगा। देखो ध्यान समझो, मान लो ये मेटालिक प्लेट है, इसके अंदर एक होल किए हुए हैं। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि इसको हीट करेंगे चारों तरफ फैलेगा, फैलेगा तो धीरे धीरे होल क्या हो जाएगा, कम। बात समझ पा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, होल भी बड़ा होगा गर्म करने से। इसकी टेम्परेचर जैसे बढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये प्लेट भी बड़ा साइज का हो जाएगा, प्लेट भी बड़ा होगा और ये होल भी बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये नहीं सोचेंगे अब मटेरियल फैलेगा तो ये कम हो जाएगा। ये कुछ उसी तरीके समझिए जैसे कोई पिक्चर को जूम करते हैं, पिक्चर के अंदर जो चीजें सब ना फैलेगा, सब ना बड़ा होगा। ऐसा है क्या, कोई जूम करोगे तो हाथ बड़ा हो जाएगा और नाक छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोई मानो कोई मेटालिक प्लेट है, उसको थर्मल एक्सपेंशन किए, कोई भी एक्सपेंशन किए दुनिया में, थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर से इंक्रीज किए। अभी जो आप कर रहे हो मैकेनिकल एक्सपेंशन आप हाथ से कर रहे हो ऐसा, या रबर ले लिए, रबर बैंड ऐसा खींचे, इसी तरीके से ये थर्मल है। इसका रीजन जो, पर रिजल्ट वही होगा कि एक्सपेंशन है तो इसका हर एक चीज एक्सपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसकी लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हाँ एक चीज कम होता है, क्या कम होगा जरा सोचो, डेंसिटी। मास कांस्टेंट रहेगा, जूम करने से मास नहीं बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा क्या, मास वही रहेगा पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, मास बाय वॉल्यूम। बात समझ पा रहे हैं। तो बस डेंसिटी कम हो जाता है, मास कांस्टेंट रहता है, पर ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो सब बदलेगा, सब बढ़ेगा ही। ये सारी बातें तो है। तो आपने, मैं जो आपसे गलती होगा एग्जाम में, मैं शुरू में डिस्कस कर दिया कि बताइए थर्मल एक्सपेंशन का मतलब या दुनिया का कोई भी एक्सपेंशन का मतलब कौन सा एक्सपेंशन समझेंगे आप जो करते हो, जूम। समझ पा रहे हैं, सब कुछ इनलार्ज होगा, क्लियर है ना। अब होता क्यों है इस पे आइए देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। मान लो ये एक ना रॉड है या एक वायर है, या ये देखिए ये पेन है। ये पेन कैसे बना है, सीरीज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये क्या है, सीरीज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यहां बना दिए देखो 1 2 3, ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अच्छा रबर बैंड को जैसे आप खींचते हैं, सोचो रबर बैंड को जब खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी लेंथ कैसे बढ़ जाता है। आंसर, आप खींच कर उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ा देते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ऐसे कई लोग यही बुद्धि लगाने लग जाते हैं, लटकने लग जाते हैं, सोचते हैं उनका भी बोन के बीच का गैप बढ़ जाए और वो भी लंबा हो जाए। आदमी को ऐसा होगा क्या, होगा या नहीं होगा बता, होता है, होगा, बिल्कुल होगा। आप लटके में अपनी लेंथ मेजर कीजिए और सोए में लेंथ मेजर कीजिए, अंतर आएगा। समझ पा रहे हैं, मिलीमीटर में अंतर आएगा, और वो भी आता है, बिल्कुल आता है अंतर। समझ पा रहे हैं, हंस रहे, सही आता है अंतर, है ना। अब देखो कई लोग लटकते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, गर्ल्स लोग ज्यादा, तो उनकी हाइट कम होती आ जाएगा। तो कहना यह है कि कुछ भी चीज का एक्सपेंशन जो बोलते हैं बेसिकली होता है क्या, उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ाते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं।
तो कोई ऐसा हाथ से पकड़ के खींच दे, जैसे मेरी हाथ से अगर अब ये टूट ही जाएगा तो अलग बात है, अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो मैं इसे खींचता, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ जाता और इसका लेंथ बढ़ जाता है, जो कि रबर बैंड में होता है। और वही काम क्या कर देता है, वही काम कर देता है हीट आता है तो दो एटम के बीच का गैप बढ़ जाता है, जिस कारण इसकी लेंथ बढ़ जाता है। अब ये लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ने के साथ एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, पर मास सेम रहेगा, पर मास कांस्टेंट रहेगा। जब मास कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मास वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है जी? आइए बेसिक बेसिक बातें लिखिए, थर्मल एक्सटेंशन लिखिए। व्हेन अ सब्सटेंस डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। लिखिए व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, when substance is heated, when a substance is heated, the molecules of substance gain energy, the molecules of substance gain energy by which देखो मैं रैंडमनेस को स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट लिखा दे रहा हूं, by which distance between them increases, therefore shape and size of molecules changes या increases, changes का increase ही लिख दो, डिक्रीज तो करेगा, इंक्रीजेस। हालांकि डिक्रीज भी करता है किसी किसी में, किसमें, प्लास्टिक में। प्लास्टिक को हीट करोगे देखो वो सिकुड़ने लग जाता है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्लास्टिक का इसमें एक कोफिशिएंट लाएंगे, उस कोफिशिएंट उसका निगेटिव होता है, पर मेटल में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो चेंज भी बोल सकते हो, इंक्रीज भी बोल सकते हो, पर सब में इंक्रीज नहीं होगा, प्लास्टिक में डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, due to this expansion length area and volume of body changes, ठीक है। और मास डेंसिटी के बारे में तो पहले लिख ही चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल देखो। आप कभी भी रेलवे ट्रैक में जाएंगे तो देखेंगे जहां जहां पर रेलवे ट्रैक खत्म हुआ, मानो अब जैसे रेलवे ट्रैक समझ पा रहे हैं ना, जिसपे ट्रेन चलती है। अब यहां से गुवाहाटी का मान लो ट्रेन जा रहा है, ट्रेन रेलवे ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से मुंबई का, तो कोई एक ट्रैक तो यहाँ से मुंबई तक है नहीं, वो तो छोटा छोटा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, एक के बाद एक लगाते हैं, है ना, ऐसा करके। तो दो ट्रैक के बीच गैप रहता है, यहाँ पर गैप रहता है। क्यों गैप रहता है? क्योंकि जब ट्रेन इससे गुजरती है, ट्रेन गुजरने से फ्रिक्शन होता है, वहां पे बहुत हीट जनरेट होता है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और दूसरी बात कि जब गर्मी के दिन में ऑलरेडी सराउंडिंग का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और ट्रेन गुजरता है तो बहुत ज्यादा हीट होने के कारण अब इसका एक्सपेंशन होता है, तो ये गैप देने के कारण अब थोड़ा पहले से बड़ा भी हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं? पर अगर गैप नहीं देते, मान लो गैप नहीं देते, जैसे आप घर बनाते हो, एक ईंट है उसके जस्ट ऊपर एक ईंट रख देते हो, अगर ऐसा ही करे कि एक रेलवे ट्रैक है जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरा रेलवे ट्रैक कर दे, अब इसके ऊपर जब ट्रेन गुजरेगा तो हीट डेवलप होगा, हीट होने का इसमें एक्सपेंशन होगा, तो ये आगे बढ़ना चाहेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये आगे बढ़ना चाहेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसके कारण क्या होगा, ये डिसेप हो जाएगा, डीरेल हो जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, लेंथ बढ़ाने के लिए अपने आप को तिरछा कर लेगा ये कुछ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर गैप नहीं छोड़ोगे रेलवे ट्रैक में तो ऐसा हो जाएगा, इसीलिए आप देखेंगे ट्रेन में ऐसा गैप छोड़ा जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
आप जितना भी वायर देखेंगे, जितना भी वायर, बिजली का वायर गया हुआ है एक पोल से दूसरा पोल, कभी भी जा रहे हैं बड़ी वाला वायर, तो कभी नहीं देखेंगे ये वायर एकदम टाइट है, कभी नहीं देखेंगे वायर एकदम टाइट। आप तो कैसा देखेंगे, वायर ऐसा गया हुआ है, इसको बोलते हैं सैगिंग, इसको बोलते हैं सैगिंग। आप कोई भी बिजली का वायर देखिए एक पोल से दूसरे पोल तक, क्या एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखता है या ऐसा कर्व दिखता है? कर्व दिखता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? एकदम स्ट्रेट नहीं दिखेगा आपको, हल्का झुका रहेगा, ठीक है। अच्छा, गर्मी के दिनों में वो देखेंगे तो और ज्यादा झुका हुआ दिखेगा, ठंड के दिनों में देखेंगे तो थोड़ा कम झुका हुआ दिखेगा। कारण क्या है? कारण यही है, वो जब फिक्स किया था तब तो स्ट्रेट ही फिक्स किया था, पर इसमें एक्सपेंशन हुआ। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक्सपेंशन होने का इसकी लेंथ बन गया, तो ये ऐसा हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? घर में आप देखेंगे कई दरवाजा गर्मी के दिनों में ना बंद होने में मुश्किल आ जाता है, वो ना जाम हो जाता है, बात समझ पा रहे हैं। और ठंड के दिनों में उसकी साइज छोटा हो जाता है, आराम से ओपन और क्लोज होता है, समझ पा रहे हैं। अलमीरा और दरवाजे की ऐसा जो ओपनिंग है, क्लियर है। तो दुनिया का हर मटेरियल में कुछ ना कुछ थर्मल एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन होता है, इवन दो आपका लकड़ी वगैरह भी होता है, वुड में भी होता है, क्लियर है ना। चलिए, तो एक एग्जाम्पल भी साथ में लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, some gap is left between two railway track while joining के समय जो है ये गैप छोड़ दिया जाता है, उसका कारण यही है, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिए नीचे, जो बहुत काम की पॉइंट है, जो मैं आपको शुरू में समझाया था। तो ये लिखिए, ऐसा लिखो, देखिए, थर्मल एक्सपेंशन इज सिमिलर टू उसको क्या बोलोगे, जूमिंग आप जो करते हैं मोबाइल में, है ना, या इनलार्जिंग बोल दो। Similar to enlargement of photograph. Thermal expansion is similar to enlargement of photograph या zooming of फोटो या इमेज, कुछ भी लिखिए। आपको वो एग्जांपल दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी जूम करते हैं तो जो पिक्चर को जूम करते हैं उसका हर एक पार्ट जूम होता है, ऐसा नहीं कोई पार्ट जूम होगा कोई पार्ट तो छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो एक इसमें लिखिए आगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो क्वेश्चन आया था मैं डायरेक्ट वो आपको लिखाई देता हूं। देखिए, इफ ए मेटालिक प्लेट कंटेनिंग होल, इफ मेटालिक प्लेट कंटेनिंग होल is heated, then size of plate along with hole increases. Size of plate along with hole increases, यानी प्लेट भी बढ़ेगा और उसमें जितना होल है वो भी बढ़ेगा, ये नहीं कि प्लेट बढ़ा वो होल कम हो गया, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया बेसिक बात है थर्मल एक्सपेंशन का। अब हमें पढ़ना है सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन, फिर थोड़ा लिक्विड में भी बात करेंगे, सिर्फ वाटर का पढ़ना है एक्सपेंशन। तो हेडिंग बनाइए, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड में 3 टाइप से थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकता है, उसकी एरिया भी इंक्रीज होता है, उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। पहला लिखिए, 3 टाइप का होता है। पहला लिखिए लीनियर एक्सपेंशन, पूरा नाम लिखना है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, पर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे लीनियर एक्सपेंशन। अब समझ जाइए, सॉलिड की बात हो रही है और थर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन किसको बोलेंगे? जब भी किसी बॉडी में हीट करने से उसकी लेंथ चेंज हो जाए, लेंथ इंक्रीज कर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। इसे जनरली कैलकुलेट करते हैं 1D बॉडी में। 1D बॉडी का मतलब एक पतला सा वायर लीजिए, अब वायर को हीट करोगे तो वायर का क्या चेंज होगा? लेंथ, समझ पा रहे हैं? उसकी एरिया वॉल्यूम ना के बराबर अब नहीं करोगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट,
मतलब इसी में लिखिए, देखिए when length of body is changes, when length of body changes due to change in temperature, due to change in temperature, then it is known as linear expansion, then it is known as linear expansion, ठीक, linear expansion, linear expansion, ठीक। अब इसमें एक कोफिशिएंट है, दूसरा लिखिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सिंबल बना रहे हैं अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक। अब बहुत ध्यान समझिए, मान लीजिए एल नोट लेंथ है इनिशियल, इसको हीट किए और एल एफ यानी फाइनल बन गया, एल नोट की जगह एल आई बोल दो, इसमें क्या इनिशियल फाइनल, आपको दिक्कत नहीं होगा। एल इनिशियल एल फाइनल, इस दोनों में जो चेंज इन लेंथ हुआ, मान लो ये डीएल है, डीएल कैसे निकालोगे, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, शुरुआत टेम्परेचर मान लो टी इनिशियल है और बाद में टी फाइनल है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अगर जरूरत पड़े, चेंज इन टेम्परेचर तो बोल दोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है ना मेरी बातें? तो अल्फा को कैसे डिफाइन किए हैं, अल्फा होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। फिर समझो अल्फा क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो टोटल टेम्परेचर का चेंज को डिवाइड कर दीजिए dt, डेल्टा को मैं d लिख दे रहा हूं, छोटा है dt, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अल्फा का ये फॉर्मूला हो जाएगा dl बाय एल dt। dl क्या है, चेंज इन लेंथ, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। अब यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिए, उसको इधर भेज दो, अल्फा एल डी टी इक्वल टू, अच्छा एल में एल आई लिख दो, ओरिजिनल लेंथ की बात हो रही है, ओरिजिनल लेंथ ना, ओरिजिनल लेंथ एल आई डी टी इक्वल टू डी एल, तो क्या अल्फा एल इनिशियल डी टी इक्वल टू डीएल है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो एल इनिशियल को इधर भेज दो, तो एल इनिशियल प्लस अल्फा एल इनिशियल डी टी इक्वल टू एल फाइनल, यहां से हो जाएगा एल फाइनल इक्वल टू, देखो एल इनिशियल कॉमन लेंगे, 1 प्लस अल्फा डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब याद करो आप जब 12 अभी पास करके आए, ऐसा ही फॉर्मूला पढ़े होंगे रेजिस्टेंस के लिए, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कुछ याद आया? रो के लिए पढ़े होंगे, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल, यही वाला है, सब कुछ सेम है, वही है, डी टी बोलो या डेल्टा टी बोलो, बात एक ही, ठीक है। चलिए इस पे कई बार न्यूमेरिकल आता है, इसे नोट कर लीजिए, ये मेन आपको याद रखना, ये बाकी चीजें तो आप वैल्यू रख देंगे, मेन फॉर्मूला ये है, इसका नाम है लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, सिंपल लीनियर कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इसको सिंपल लीनियर कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ओके आइए अब अल्फा के बारे में कुछ बातें हमें नोट करना है, पहले से देख लीजिए। यूनिट कोई निकाल सकते हो अल्फा की यूनिट, जरा देखो डीएल का यूनिट और एल का यूनिट सेम या अलग, सेम, खत्म हो जाए, क्या बचेगा, dt यानी कि टेम्परेचर, यानी कि 1 बाय केल्विन, समझ पा रहे हैं। अच्छा dt है टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस हो दोनों सेम होगा, समझ पा रहे हैं।
तो और पर डिग्री सेल्सियस, समझ पा रहे? इसको ऊपर भी लिख सकते हो ऐसा, केल्विन की पावर -1 या डिग्री सेल्सियस की पावर -1, दोनों सही यूनिट होगा, दोनों सही यूनिट होगा। आइए कुछ पॉइंट नोट करें। जैसे देखो अल्फा जो है, तो देखो अल्फा अल्फा जैसा हो जाएगा, मैं ऐसा लिख रहा हूं, अल्फा जो है डायरेक्टली क्या आपको दिख रहा है? अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के, यानी किसी का अगर अल्फा ज्यादा है, अगर किसी का ये कोफिशिएंट ज्यादा है तो उसमें चेंज इन लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा। समझ पा रहे? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैसा ही लिख लो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, that is more value of alpha, that is more value of alpha means more value of alpha means more change in length, more change in length, ठीक, more change in length, क्लियर है? नेक्स्ट, अल्फा डिपेंड किस पे करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, अल्फा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, अल्फा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कैसा नेचर है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरा लिखिए, फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव, for metal alpha is positive, therefore for metal alpha is positive, therefore due to increase in temperature, size of metal increases, ठीक है। दूसरा लिखिए, देखिए, फॉर प्लास्टिक अल्फा इज निगेटिव, फॉर प्लास्टिक अल्फा इज निगेटिव, प्लास्टिक अल्फा क्या होता है? निगेटिव होता है ना। therefore by increasing the temperature size of plastic decreases, तो प्लास्टिक का डिक्रीज कर जाएगा, अल्फा उसके पे डिक्रीजेस, साइज ऑफ प्लास्टिक डिक्रीजेस, क्लियर है ना? ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया। एक क्वेश्चन आप कर लीजिए इस पे, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, a wire of length 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius is heated up to 227 degrees Celsius, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ है 4.24 सेंटीमीटर 27 डिग्री पे, इसको हीट किया गया कहां तक? 227 डिग्री तक। आगे लिखिए, अल्फा ऑफ मटेरियल इज 1.7 into 10, देखो ये स्टील का होता है, स्टैंडर्ड है ना, पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा किस नाम से लिखा रहेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अल्फा नहीं लिखा रहेगा, किस नाम से रहेगा? लीनियर थर्मल कोफिशिएंट या लीनियर कोफिशिएंट। फाइंड चेंज इन लेंथ,
फाइंड चेंज इन लेंथ। तो अब आप चेंज इन लेंथ फाइंड कीजिए। फॉर्मूला बहुत आसान है ना। अल्फा का फॉर्मूला क्या है जी? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू dt, यही है ना। तो dl निकालना है, बाकी को उधर भेज दीजिए। dl इक्वल टू अल्फा इनिशियल लेंथ dt, बस सबका वैल्यू रख दीजिए। अल्फा दिया हुआ है, इनिशियल लेंथ कितना लेंगे ये dt, अल्फा दिया। dt क्या लोगे जी, जल्दी बोलो। 200। क्या केल्विन में बदलना है क्या? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, हमें चेंज देखना है। तो दोनों में केल्विन बदल के माइनस करोगे तब भी 200 ही आएगा। 227 में 27 जाएगा, 200 है। क्लियर है ना? आंसर हमारा किस में रहेगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि 4.24 सेंटीमीटर लिए हैं। तो सही ऑप्शन है ये, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 0.0144 सेंटीमीटर, ऐसा ही कुछ है। 0.0144 सेंटीमीटर, ये सही ऑप्शन है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को ही आगे बढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन एक क्लास और चलेगा आपका, या 2 क्लास भी लग सकता है, एक ही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे चीजों आगे बढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री पे फिर जाएंगे। चलिए।